अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बंदा माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्माइल टाउन हरबंसपुरा के इलाके में। चंद रोज़ पहले यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक मकान गिर जाता है, ज़मीन बोस हो जाता है, उसके साथ जो फैक्ट्री की दीवार है वो गिरती है, मकान के ऊपर गिरती है और इस वाक़े में 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। उन 4 अफराद में एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। ये पहला वाक़या नहीं है कि लाहौर शहर में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई हो, ज़िंदगी की बाजी लोग हार गए हों। ये पहली दफ़ा दास्तान हम टेलीविज़न स्क्रीन पर सामने नहीं लेकर आ रहे और ना ही इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने इससे पहले ऐसी कोई दास्तान सुनी नहीं है। ये हर साल जब मानसून का सीज़न आता है तो ये वाक़यात, ये ख़बरें सामने आती हैं, मंज़र आम पे आती हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया जाता है। ये देखा जाता है कि हुकूमत उस जगह पे पहुंचती है, नुमाइंदे पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचता है, बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग पहुंचते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि हम इनकी मदद की जाएगी। लेकिन इस वक्त अवाम ये मुतालबा कर रही है कि क्या ऐसे वाक़या होने के बाद लोगों को यहाँ पे पहुँच के मदद का वादा दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, या क्योंकि हर साल पता है मानसून आता है, मानसून की दास्तान नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइमेट चेंज हो गया बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में पहली मरतबा बारिशें बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी। हर साल ये वाक़या होता है और वाक़यात की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पिछले 2.5 साल का डाटा जब हम आपके सामने रखते हैं तो वो डाटा हैरान कुन है, वो चौंका देने वाला डाटा है। वो डाटा ये कहता है कि 172 बिल्डिंग कोलैप्स हो चुके हैं 2018, 2019 और 2020 के अगस्त के महीने तक का ये डाटा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें अभी तक जो डाटा सामने है उसके मुताबिक 172 बिल्डिंग कोलैप्स के वाक़यात हैं, जिसमें 81 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 437 अफराद इसके मुतासरीन में शामिल हैं, जिसमें लोग ज़ख्मी हुए, ज़ख्मी होने के बाद सेहतयाब हो गए, लेकिन ज़ख्मी हुए, लोग मुतासर हुए, लोगों के घर तबाह हो गए, उन लोगों के मेहनत सारी ज़िंदगी की कमाई बना के जो छत बनाई थी, क्योंकि गरीब आदमी का मसला ये है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए कमाता है और अपने घर में घर की छत के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए जो छत बनानी है उसके लिए वो कमाता है। और 172 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि वो छत गरीब की छिन गई। उसके बाद सरकार की जानब से ऐलान किया जाता है कि हम उनकी मदद करेंगे। इस इलाके को पहले आप देखें, उसके बाद हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। रेस्क्यू के हुकाम हमने हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ भी ये वाक़या होता है रेस्क्यू पहुँचती है, रेस्क्यू करती है, लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करती है और इस पूरे इलाके को क्लियर करती है, क्योंकि मलबा गिर जाता है और उसके बाद भी ये ख़तरा होता है कि जहाँ पर एक मरतबा बिल्डिंग गिर गई है कि उसके अतराफ़ में जो इलाके हैं वो तो मुतासर नहीं होंगे, वो घर तो मुतासर नहीं होंगे। पहले आप इस इलाके को देखें कि अगर आप ये सामने देखते हैं तो एक तालाब का मंजर पेश किया जा रहा है। हाइट में इतना डिफरेंस है कि बज़ाहिर मुझे लग ऐसा रहा है कि मैं किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके प्रोग्राम कर रहा हूँ और किसी पहाड़ की चोटी पे हम खड़े हैं और नीचे जो घर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाहौर का इलाका है, यहाँ के जो रिहायशी हैं इनका भी उतना ही राइट है जितना पोर्स इलाकों में रहने वाले लोगों का राइट है। ये भी उतना ही पाकिस्तानी है जितने वो पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पे जो अनप्लानिंग है, क्योंकि जब सिटी बनाई जाती है, डेवलप की जाती है, वो प्लान्ड बनती है। जिस इलाके में हम खड़े हैं ये इस्माइल टाउन है। मेरे सामने जो आप इलाका देख रहे हैं वो तैयब टाउन है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे काम हो रहा है, तामीरात का सिलसिला जारी है, लेकिन प्लानिंग नाम की कोई चीज़ आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। और जितना सीवरेज का पानी है ये सारा इस ज़मीन में सेंटर में जो आपको प्लॉट नज़र आ रहा है इसके अंदर सारा सीवरेज का पानी इन तमाम आबादियों का इकट्ठा होता है यहाँ पे, और इसके सेंटर में आपको घर नज़र आ रहे हैं, जो बड़ी तादाद में घर यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक घर गिरा, आप इसकी बिल्डिंग देखें तो जो गिरा है घर उसकी हाइट इतनी नीचे है कि वहाँ पे पानी भी जमा हो रहा है, बारिश का पानी भी आ रहा है, सेवरेज का पानी भी आ रहा है और ऊपर से अतराफ़ में तामीरात भी हो रही हैं। वो किस तरीके से हो रही हैं इस पर तफसीली बात करेंगे। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेस्क्यू को रिप्रेजेंट ये करेंगे। फ़ारूक साहब, आप और मैं अक्सर उन मकामात पर जाते हैं जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि हम भी पहुंच जाते हैं, आपका तो खैर काम है, रेस्क्यू का तो मोटो ही है कि आपने जाके लोगों की ज़िंदगी बचानी है। जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हम भी वहाँ पहुंच जाते हैं, सियासतदान भी पहुंच जाते हैं, हुकूमत भी पहुंच जाती है, सब लोग पहुंच जाते हैं, सिविल सोसाइटी से भी लोग पहुंच जाते हैं कि हम इन लोगों की मदद करेंगे। लेकिन ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं? देखिए सुल्तान भाई, ये बड़ा ही समझें कि उदास, खौफनाक, सैड इंसिडेंट है, जिसमें 7 लोग जो यहाँ पे टोटल विक्टिम थे, 2 लोग मौके पे एक्सपायर हो गए और बाकी जो लोग थे वो 5 जब वहाँ पे हमने शिफ्ट किया तो आपने फॉलोअप दी है कि उसमें से 2 लोग और एक्सपायर हो गए। अगर आप इस बिल्डिंग को देखें, सारी बिल्डिंग्स को,
तो कोई भी इंजीनियर यहाँ पे आए तो वो सोच में पड़ जाए कि यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से कैसे की जा सकती है। जब मैं और आप इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे, जो आप मुझे बात बयान कर रहे थे, मैं चाहूँगा वही आप बात कैमरे पे बताएं। देखें, कैमरे के सामने भी गुफ्तगू की जा सकती है। मतलब आप पहले ये देखें कि यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ तो हम यहाँ से कम 200-300 गज़ का जो फासला है वो हम पैदल चल के आए हैं, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है किसी भी सूरत में। अल्लाह ना करे कि अगर फिर भी कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियों का पहुँचना, एम्बुलेंसेस का पहुँचना, रेस्क्यू व्हीकल का पहुँचना नामुमकिन बात है, क्योंकि रोड ही नहीं है, हम पैदल चल के आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करना एक अलहदा से चैलेंज है। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल रेलिवेंट है कि ऐसी वो तमाम बिल्डिंग्स जब वो बनाई जाती हैं, जो लोग भी इनको लुक आफ्टर करते हैं, निज़ाम ऐसा है कि हम सब मिल के इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं हो सकेगा। फारूक साहब, इससे पहले मैं और आप जाते हैं अंदरून शहर में और हम वहाँ चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये इमारत गिरने वाली है, ये इमारत गिरने वाली है। फिर हम हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि खुदारा कुछ करो, इमारतें गिर रही हैं, गिरने वाली हैं, नज़र आती हैं, आप भी बताते हैं, तो तमाम लोग बातें आपकी रिपोर्ट से आती हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, सरकार हमें पैसे देगी तो हम बेहतर काम कर लेंगे। लेकिन ये तो वर्ल्ड सिटी नहीं है, ये तो बैरून लाहौर है, ये तो वो गुंजान वो जंगल नहीं है लाहौर का, वो गुंजल नहीं है जो फंसा हुआ है, घुमाई हुए गिरें पे गिरें डली हुई है कि समझ नहीं आ रही। ये तो बाद में बना, वो तो पाकिस्तान बनने से पहले बना। समझ आती है कि बहुत पहले की कंस्ट्रक्शन है, उसको उस तरह प्लान नहीं किया था, ये तो अभी बना है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये वो तमाम डिपार्टमेंट जो इससे रिलेटेड है हम उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं एक पेशीन को ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 3-4 साल के बाद आएंगे तो ये भी एक नया जंगल नुमाइंदार हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाएगी तो ये भी दूसरे छोटे छोटे वॉल्ड सिटी बन जाएंगे कि जिन जंगलों को ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ बैठ के यहाँ खड़े होकर हम प्रोग्राम करेंगे और वैसे ही प्रोग्राम करेंगे जैसे वॉल्ड सिटी में करते। बिल्कुल, ये 100% है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। मतलब ये सिर्फ अदारों की जिम्मेदारी नहीं है। आप देखें यहाँ जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं है। ख्याल नहीं। आप ये देखें कि ये 3 मंजिला एक दीवार खड़ी कर दी गई, और जब ये कंस्ट्रक्शन हुई और ये दीवार गिरी और साथ वाले जो घर थे उनकी छत के ऊपर गिर गई, यानी कि ये शायद उनकी दीवार हो भी ना। मुझे ये एक्सप्लेन करें कि वो सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है और उसकी 3rd स्टोरी बन रही है, दीवारें खड़ी हैं, और वो 3rd स्टोरी जाके जिस ज़मीन से सड़क से हम चल कर आए उसके बराबर आ रही है 3rd स्टोरी। पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी, 3rd स्टोरी, तीसरी मंजिल। तो ये जो लेवल बन चुका है हमारा, सीवरेज का पानी जा रहा है, बारिशें हो रही हैं, तबाहकुन बारिशें हो रही हैं, और ये जो घर है ये सेंटर में, ये किस तरह खड़े रह सकते हैं? ऑफ द कैमरा हमने यही बात की थी, ऑन द कैमरा भी हम यही बात करेंगे कि ये घर कैसे खड़े रह सकते हैं। इन घर का खड़ा रहना ही मौजज़ा है कि जब यहाँ पे 10 फीट 20 फीट और जब सारा पानी इस एरिया के इकट्ठा होकर इस पौंड नमा एरिया में आके इकट्ठा हो जाएगा तो ये सारे के सारे जो घर हैं ये हैजर्डस एरिया में मौजूद हैं। इन तमाम लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा है। खुदा ना करे हम दोबारा यहाँ पे हैजर्डस का तो मुझे एक बात याद आ गई कि हम अपनी अहम शाहराहों को रेड जोन डिक्लेयर करते हैं। वो रेड जोन हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, इंपॉर्टेंट हमारी सरकारी वहाँ पे इमारतें हैं, वहाँ पे हमारे अफसरान जाते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं। रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि उस जगह पे कोई बंदा ना जाए, वहाँ पे हालात ख़राब ना हो। रेड जोन इन इलाकों को डिक्लेयर करना चाहिए, यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। देखिए, अगर मेरे से आप पूछें कि रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस्क्यू इसको यही बोलता है कि ये हैजर्डस एरिया है। हैजर्डस का दूसरा मतलब रेड जोन ही है। तो मतलब ये घर जो हैं, जब ये बारिश होगी यहाँ पे सारे इलाके का पानी इकट्ठा होगा। गॉड फॉरबिडन, अल्लाह फॉरबिडन कि यहाँ पे दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। लेकिन जो पिक्चर नजर आ रही है वो पिक्चर वो कह रही है होगा, खुदा ना खास्ता होगा। वो पिक्चर बता रही है, स्पीक्स लाउडली कि यहाँ पे अगर एक आज घर गिरा है तो खुदा ना करे जब दोबारा बारिश होगी तो इन घरों में से कोई घर जरूर गिरेगा। मैं नहीं चाहता, मेरी ख्वाहिश नहीं है ऐसा हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ये आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है, रेस्क्यू काम करती है, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। अब ये जो दीवार है, ये दीवार क्या शो कर रही है? ये दीवार गिरी है, ये अभी रिसेंटली लेटेस्ट कंस्ट्रक्टेड दीवार है। ये दीवार बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी बनी है दीवार। ऐसा ही, आई एम नॉट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, लेकिन ये कॉमन आदमी से भी अगर आप पूछेंगे तो वो यही आपको कहेगा कि जो दीवार कल गिरी है वो दोबारा भी गिरेगी। दोबारा भी वो कल गिरी है, उसका कल भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा नहीं था तो वो कल गिरी है तो वो आज भी गिरेगी। कल वो 4 जाने लेके गई है
तो इसके बाद जो इसके करीब होंगे उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में होगी। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर वो कल गिरी है तो वो आज भी गिरी। आप लोग अपना डैशबोर्ड मेंटेन रखते हैं, डाटा मेंटेन रखते हैं और बार बार वो डाटा शेयर किया जाता है सरकार से। मैं जब भी इशू होता है रेस्क्यू से सिर्फ एक सवाल ही करता हूँ कि आपका डाटा हमारे साथ शेयर करें, हम आपका डाटा देखें और आपके डाटे की बुनियाद पे हम आगे सवालात करें। आपका डाटा सरकार के पास जाता है या नहीं जाता? देखिए, हमारा एक पूरा सिस्टम है। लाहौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड मौजूद है। उसमें कौन कौन सा महकमा है? उसमें देखिए सारे सीनियर लोग उसमें मौजूद हैं। उसको जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जो पहले अगर डीसी हैं, जो लोग भी पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होते थे, अब डीसी हैं, तो वो सारे के सारे लोग उस बोर्ड में बैठते हैं, इमरजेंसी बोर्ड में। और आपको मैं ये भी बात बताऊं, वो आपका डाटा उन सबके साथ शेयर। देखिए हमारा एमसीएल भी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, आप उसमें डीसी साहब, इवन जो सूबाई प्रोविंशियल बोर्ड है वो भी है उसमें। जो इमरजेंसी बोर्ड है जो सूबाई के लेवल पे है, उसको ऑनरेबल वजीर आला जो है उसको चेयर करते हैं। तो ये सारे के सारा जो आपका डाटा हमारे चीफ मिनिस्टर तक जाता है। देखिए हमारा सारा डाटा तमाम मैनेजमेंट जो ऊपर बैठी है, जो हमारी हिरार्की है, उन तक जाता है। और हमारा इमरजेंसी बोर्ड बना है इसलिए कि हम सारी चीजें शेयर करते हैं। सेकंड के लिए मैं माजी को पीछे रखता हूँ और 2018 से जब तब्दीली का सूरज तुलू हुआ उससे डाटा सामने रखता हूँ, तो 2018 से 2020 अगस्त तक 172 वाकयात हुए हैं बिल्डिंग कोलैप्स के। हमारे चीफ मिनिस्टर वसीम अकरम प्लास उस्मान बुज़दार साहब को पता है कि 172 वाकयात हुए हैं। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वाकयात सारे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारे वाकयात उनके कुछ और रीजन भी हैं, लेकिन वो बिल्डिंग कोलैप्स हैं। कोई भी रीजन हो, 172 बिल्डिंग कोलैप्स के वाकयात का डाटा जो रेस्क्यू इकट्ठा करती है, रेस्क्यू जवान जाके ऑपरेशन करते हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डालते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं और डाटा पाइल अप करते हैं। वो डाटा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर पंजाब तक पहुंचता है। देखिए हमारा सारा डाटा जाता है, ये कोई एक बात नहीं है कि सिर्फ यही जाता है, सारा डाटा जाता है। 100% रेस्क्यू 1122 की जो सारी इमरजेंसीज हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल उसको साइन करते हैं, वो बाकायदा शेयर की जाती हैं। रेस्क्यू अपना काम इंतहाई ईमानदारी जिम्मेदारी से। कुछ थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज पूछनी है। यहाँ पे वहीद गुलसा मेरे साथ गिलसा मौजूद है। वहीद साहब, आप रुकने पार्लियामेंट रहे, अब ऑपोजिशन में है, ये जो बात की है फारूक साहब ने, रेस्क्यू डाटा पाइल अप करता है और वो डाटा इकट्ठा होकर पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी जाता है, फिर डाटा चीफ मिनिस्टर तक जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक जाता है, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितना बड़ा अलमनाक यहाँ पर हादसा हुआ है उस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। 22 साल से लेकर 28 साल के जो अफराद थे घर के, वो सारे शहीद हो गए। और 6 साल का बच्चा भी, 6 साल का, 7 साल का बच्चा भी, और पता चला है माँ का बच्चा भी डिलीवरी होने वाली थी, 1 माह रह गया था, वो पेट के अंदर ही खो गया। देखिए, मैं अभी उनके मतलब वो बेचारे, ये जो आप सामान यहाँ पर देख रहे हैं, ये शाबाश आफरीन है इन अहले मोहल्ला को कि जो बरवक्त पहुँचे हैं, जिन्होंने जो हो सकता था वो करने की कोशिश की। मगर अफसोस कि आपका ये कैमरा तो यहाँ पहुँच गया है, लेकिन हुकूमत जो है वो यहाँ नहीं पहुँची। ये कैसा चीफ मिनिस्टर है कि जिसको ये नहीं पता चला कि एक हादसा रोनमा लाहौर के अंदर हो गया, 4 अफराद जो है वो जिंदा दरगोर हो गए, और 4 अफराद नहीं बल्कि ये जो आबादी आपको नजर आ रही है वो सारी की सारी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। 50 फुट 70 फुट से ज्यादा जो है जमीन के अंदर धसे हुए लोग हैं। और कितना बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। लेकिन वहीद साहब, इससे पहले हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की 5 साल, उससे पहले हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की 5 साल, उससे पहले मुशर्रफ दौर था, और उससे पहले हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की 2.5 साल, और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी का दौर आया, फिर पहले हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की 2.5 साल। सवाल ये पैदा होता है, ये पूरी आबादी पिछले 2 साल में नहीं बनी, ये आबादी आपके मुस्लिम लीग नवाज के दौर में बनी। बड़ा आपका अहम सवाल है, मैं इससे पुष्टपनाही नहीं करूंगा, मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि इन हालात को देखते हुए यहाँ पर करोड़ों रुपया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया कि जिसकी वजह से यहाँ पर सीवर लाइन का जो है वो मंसूबा जो है वो शुरू किया गया, पानी का मंसूबा शुरू किया गया। और उस वक्त के जो डीसीओ हैं, नसीम सादक ऑन रिकॉर्ड है
कि उनको यहाँ पर मैं खुद लेकर आया और उन्होंने आकर देखा और इनकी बहाली का एक पूरा फ्रेमवर्क जो है आज भी नसीम सादिक मौजूद है कि जो है वो बनाया गया। मगर क्या हुआ, क्या हुकूमतों के तब्दील होने से मंसूबे जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं? यानी आपको ये मंसूबा 2017 में याद आया? 2017 में याद आने की बात नहीं है, उससे पहले देखे ना, सुनिए ना भाई साहब, ये मंजर देखे ना, ये जो सारा सीवरेज का निजाम। अब जरा मेरी बात सुने, ये सीवरेज के निजाम की बात नहीं है। अगर आप यहाँ कैमरा दें तो ये जिसको कहते हैं खेत थे, खेतों में से जो है वो मिट्टी निकाली गई। अब मिट्टी जो है वो 60-60 70-70 फुट मिट्टी निकाल ली गई। उसके अंदर जो यहाँ इस्माइल टाउन का इलाका है, ये आपका अगर आप कह लें कि जितना लाहौर का, पंजाब का जो गरीब तरीन तबका है, जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए पूरे पंजाब से आता है। याद है कि शहबाज शरीफ साहब को, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब को ये रिपोर्ट भिजवाई गई कि इस्माइल टाउन में ज्यादा से ज्यादा लोग काबिज हैं, ये सरकारी लैंड है, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, ये लोग गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा गिराना नहीं है। बिल्कुल ये कहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, यही बात है। ठीक है। और दूसरी बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, गरीब आदमी बैठेगा। जिस तरह आपने सामान की बात की, थोड़ा सा आगे है, जिस तरह आपने सामान की बात की, अब ये उस मकान का सामान है जो चीख रहा है, बार बार बता रहा है उसकी गुर्बत की निशानी, चीख रहा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की निशानी। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब या अब के बुज़दार साहब, हमारा ये कंसर्न नहीं है। सवाल ये है कि जो भी हुक्मरान रहा उसको चाहिए नहीं था कि पूरा जो निज़ाम है इसको प्लान्ड सोसाइटी बनाते। मैंने आपको मंजिल आती है बराबर होती है। देखिए, मेरी एक गुजारिश सुने, मैंने आपको ये कहा कि ये एक अनप्लान्ड जो है वो इलाका था। इस्माइल टाउन हो गया, चुंगी गुजरपुरा हो गया, दुगैल टाउन हो गया। इसी वजह से तो जब चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने आगाह किया, नसीम सादिक साहब यहाँ पर आए, तो उसी के ऊपर ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको प्लान करने के लिए सीवरेज का जो है वो निजाम दिया गया। मगर ये जो आप ये कहानी देख रहे हैं ना, ये जो घर यहाँ पर आबाद है, ये कहानी बिल्कुल इसके उलट है। और वो कहानी ये है कि जब इंसान गुर्बत की इस लकीर से नीचे आ जाता है कि जहां उसको अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए छत चाहिए होती है, तो उसने ये सहारा लिया है, उसने ये सहारा लिया है। ये मजाक उठा रही है पाकिस्तान के हुक्मरानों का। उसमें मुस्लिम नवाज भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुशर्रफ दौर भी शामिल है, सब शामिल है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, मगर मैं ये बात करूंगा कि हाँ, हमसे हमारी हुकूमत का जवाब लिया जाए कि हमने इस इलाके के लिए क्या किया है। और आज अगर 2 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई, और वो जरा देखें कि कूड़ा पूरे लाहौर के अंदर कूड़ा स्थान बना दिया गया। ये कोई डंपिंग साइड है कि जहां पर ला ला कर कूड़ा जो है वो फेंका जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब भी खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले। चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब, आपको पेशियां भुगतने से अगर फुर्सत मिल जाए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात से फुर्सत मिल जाए कि आप आटा चोर और चीनी चोरों को जो है वो नहीं पकड़ सकते, तो ना पकड़े, हमारा ये नहीं है। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बुज़दार को यहाँ आना चाहिए। इससे पहले डीसीओ लाहौर को आना चाहिए, कमिश्नर साहब को आना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले कि क्या कोई और हादसा हो जाए। मैंने दुहाई दे दी, मेरे पास ये आपका माइक है, इसके जरिए से मैं आला वाहनों तक अपनी आवाज को पहुंचाकर अपना फर्ज जो है वो अदा कर रहा हूं। मगर अगर कोई खुदा न खास्ता और हादसा हो गया तो ये लोग आपको दुहाई देने के अलावा और बददुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऑपोजिशन में आपकी जमात बैठी हुई है ना, पंजाब असेंबली में शोर करें, बाहर निकलें, बाइकॉट करें, सड़क पर आएं। बिल्कुल, हाँ, सड़क पे आएं, एहतजाज करें। ख्वाजा सुलेमान 172 वाकयात हो चुके हैं पिछले 2.5 साल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कल ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब ना सिर्फ सुबह आए, फिर जनाजे में आए। इनकी मैं अब कहना नहीं चाहता, शायद उन्होंने भी इस चीज से मना किया हुआ है कि उन्होंने जो कुछ कर सकते थे किया है। और लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहीं खड़े खड़े डीसीओ लाहौर से बात की और बात करके कहा कि जनाब डीसीओ साहब, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तो कम से कम यहाँ पर टीएमओ को भेजें, एसी साहब को भेजें, वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करे
कि यहाँ क्या हालात हैं, वो रिपोर्ट मरतब करें। जो हमारी हुकूमत में भी ये नहीं कि हादसा नहीं होते थे, खुदा ना खास्ता कहीं हादसा होता था तो हम वहां पहुंचते थे। वहां हमारी पुश्त के ऊपर, मेरे पहुंचने से क्या होता है, एक एमपीए के पहुंचने से, जब तक कि उसकी पुश्त के ऊपर जो है वो हुकूमत ना खड़ी हो, हमारी पुश्त के ऊपर हुकूमत खड़ी होती थी। आज यहाँ का जो नुमाइंदा, सिर्फ इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं बल्कि अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और वो सेकंड सीनियर वजीर हैं इस वक्त हुकूमत के। उनको आना चाहिए हुकूमत, वो अगर वो आएगी तो समझ ले पूरी हुकूमत आ गई, और अगर वो आएंगे तो हम कहेंगे खुदारा हम सियासत की बात नहीं करते, इन गरीबों की माली इमदाद करें जिनके लिए झोली जो है ये लोग फैलाई है। कल भी उन्होंने, मैंने देखा जब नमाज जनाजा हो रहा था तो उन मासूमों के लिए झोली फैलाई लोगों ने, मुकामी लोगों ने। अगर वो वालिद साहब उनके सीरियस हैं सर्विसेज अस्पताल में, खुदा के लिए इतनी बेहिसी ना करें, इतनी बेहिसी जो है वो ना करें। आज सियासत की बात करने का वक्त नहीं है, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत के ऐवानों को बताना चाहता हूं कि खुदारा इनकी भी मदद करें। और वो जो घर डूबे हुए हैं जरा कैमरा आपका दिखाए, तो हम दिखा रहे हैं कि ये भी आगे गिर वो सकते जो मरने के लिए तैयार खड़े हैं, वो अपनी इज्जतों का जनाजा कैसे निकाल दे। मेरी बात हुई उनसे, मैंने उनको कहा क्या आपके मकान गिर जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमारी जवान बच्ची है, हम कहाँ लेकर जाए, बताएं वो कहाँ लेकर जाए जवान बच्चियों को, कहाँ से वो कहते हैं ठीक है हमारे ऊपर घर गिरते हैं तो गिर जाए ना। वहीद साहब, आप अब मुस्लिम लीग नवाज के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज के दौर में भी ऐसे था, आज भी ऐसे है, उससे पहले भी ऐसा था। ये 1 साल 1.5 साल की कहानी नहीं है। ये जो आप बात करें मुझे बड़ी पसंद नहीं आपकी बातें, दर्द दिल रख के बात करें। आपने कहा मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, काफ लीग भी शामिल है, पीटीआई भी, सब शामिल है। तो अपनी हुकूमत को भी तो कहना था ना ये तब। यार अगर हमारी कोई पुरानी गलती है तो हम माफी चाहते हैं, अच्छा, आपसे भी कौम से भी, लेकिन अल्लाह का वास्ता है ये नया पाकिस्तान बनाने वाले और इतने रावी के ऊपर मंसूबे बनाने वाले, 50 लाख घर बनाने वाले, वो तो बहुत बड़े दावेदार हैं। 50 लाख घर तो बनेंगे इमरान खान साहब, ये 50 घरों को रिलीफ तो दे दो यार। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस इश्यूज पे, जो ये इश्यूज हैं, जो अवाम के इशू हैं, अवाम की जिंदगी का इशू है, उसमें क्या आपकी जमात और तहरीक इंसाफ मिलकर काम करने को तैयार है? आप तो तैयार है ना? बिल्कुल 100% तैयार है। मैंने यहाँ पर, मैं किसी के ऊपर कोई खुदा ना खास्ता इल्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मैं मिन्नत करता हूँ कि यहाँ हुकूमत आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह ला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत दी होती है कि जिस चीज़ का वो अज़म कर लेती है वो हो जाता है। इनको रिलीफ मुहैया किया जाए, इनको रेस्क्यू किया जाए, इनको कहीं पर जो है शिफ्ट किया जाए, मुतबादल जगह दिया जाए, उसके बाद जगह दी जाए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। घरों के अंदर ये लोग रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक में एक दो फिर आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप बात करते हैं कुछ इलाका मकीनों से, और यहाँ पे जो लोग रिहाइश पजीर थे, हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिनके अहले खाना थे, जिनके भाई थे जो इस अफसोसनाक वाक़े में ज़िंदगी की बाजी हार गए, और ये भी उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद ताहिर। आप उस वक्त घर में मौजूद थे? हाँ जी। जो आपको पट्टी लगी हुई है? हाँ जी। मट्टी के नीचे से निकाला। हम मट्टी के नीचे थे। किससे निकाला? मैंने आदमी आए, मेरे भाई चीखा मारने लग पड़े, तो वहाँ पर आवाम इकट्ठी हो गई तो मुझे भी निकालने लग पड़े, तो भाइयों को भी निकालने लग पड़े। वहाँ ज़्यादा ही आदमी आ गए थे तो निकाल लिया। कब से रह रहे हो इस इलाके में? यहीं 2-3-4 महीने हो गए। 4 महीने पहले आए हो यहाँ? हाँ जी। तो ये जो घर बना हुआ था ये पहले से बना हुआ था? हाँ जी, ये पहले इधर कुछ चीज़ भी नहीं था। जब ये बनाने लगा था तो हमने इनको बोला भी था कि ये ना बनाएं, हम और कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये दीवार ना बनाएं, ये गिर जाएगी। कह रहा था कि नहीं ये फैक्ट्री वालों को। हाँ जी, ये अजमल कहता नहीं हम इस पर पिलर ऐसे मजबूत डालेंगे, जैसे वैसे। वो जब पिलर डाले तो अब मिट्टी डालने लगे तो वो पिलर ही गिर पड़े हमारे ऊपर। तो जो आपके भाई थे उनकी क्या उम्र थी? एक की थी कम से कम 22 साल की, 23 साल थी, और एक के 20 साल होनी थी, और एक की 26 साल। जवान ही थी।
यहाँ पे शादीशुदा ही एक एक बच्चा उसका। एक बच्चा उसका, उसकी उम्र 6 साल। वालिद बहुत सीरियस है, खून आ रहा है मतलब वालिद बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मैं रात कुरकी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने जवाब दे दिता, हम ले गए उत्थे सरकार ने राब्ता किया, सरकारी बंदा आया कोई? हाँ जी, यहाँ पर कौन आया? दो आए थे, आर्मी के आदमी थे यहाँ पर। आर्मी आई सर, टीएमओ का कोई वर्कर नहीं आया, एसी कैंट नहीं आया, डीसीओ की तो बहुत दूर की बात है, कोई भी नहीं आया सर। आर्मी कोई बंदा नहीं, रेस्क्यू आखिरी बंदा रेस्क्यू, तहरीक इंसाफ से बंदा नहीं कोई आया? बंदा नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई बंदा नहीं आया। सुलेमान रफीक साहब आए, सरदार यासाद का बेटा आया था मोहम्मद अली, और जनाजे पर भी आए सारे इलाके के जो साहब का। जनाजे में कोई पीटीआई का बंदा? कोई बंदा नहीं सर, कोई बंदा नहीं। हाँ जी, नहीं कोई नहीं आया? अब ना कोई चेयरमैन वगैरह कोई नहीं आया इधर। क्यों? पता नहीं क्या मसला है उसको। क्या आपसे मसला, आप लोगों ने वोट नहीं दिया था? आप इंसान नहीं है? इंसान पीटीआई स्पोर्ट पीटीआई का दिया था। पीटीआई को वोट? हाँ जी, 60 वोट है इनके, सब इन्होंने पीटीआई। पठान ने सारे पीटीआई ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕੋਲ ਟੋਟਲ। हाँ जी, ये पठान कॉलोनी भी कही जाती है। नहीं ये अक्सरियत है इनकी, अक्सरियत है इनकी, अक्सरियत है। अक्सरियत पठानों की है। असल में तो अलीम खान साहब नहीं आए? नहीं, कोई कोई भी नहीं सिद्दीकी नहीं आया सर। कोई यहाँ के जो उनके सदर बने हुए हैं वो नहीं पहुंचे अभी तक, 3 दिन हो गए हैं ये हादसा हुए, कोई बंदा नहीं आया, ना सरकारी आया ना कोई पीटीआई का जो होता है जिन्होंने पैगाम आगे पहुंचाना वो भी नहीं आया। सुल्तान भाई ये बहुत बड़ा सामने है। जैसे ही अपना रात ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਲ को ਵੇਖੋ, उस ਮੈਂ ਨਾ वक्त ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, जिस ਇਹਨਾਂ ਦੀ वक्त ਚੀਕਾਂ ਦੀ रात ਆਵਾਜ਼ ਇਹ को ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ गई है। जिस वक्त रात को हमारे ना ये कोने के ऊपर कोने पे मेरा घर है, जैसी आवाज़ आई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है, हम लोग अंदर से भागे हैं। ये इनके भाई हैं आजम, पहले हम आए हैं। वो भी उनकी दौड़ें देखी हैं, हम सारे इधर आए हैं, नीचे आए हैं। वो एक बच्चा छोटा 6 साल का जो कामरान है, हमने उसे निकाला है। इनकी वालदा थी, उनको निकाला है। तो काफ़ी लोग बीच में फंसे हुए थे, काफ़ी 1122 पे कॉलें करते रहे हैं, लेकिन ये जो आवाम काफ़ी ये सारे अंदर आ भी नहीं सकती ना। कल मिसगाइड भी हो गए, थोड़ा सा मिसगाइड भी हो गए, उनकी भी गलती नहीं है, वो उस तरफ आगे थे, रास्ता बहुत मुश्किल था। रेस्क्यू वाले ना उस साइड पे चले गए थे, क्योंकि उन्होंने मैप खोला तो वो मैप जो था वो ग्रेड स्टेशन को करता है शो उधर को ना रेस्क्यू को, तो वो उस साइड पे आ गए थे। लेकिन चलो बहरहाल मोहल्ले वालों ने जितनी कोशिश हो सकी कि सारे अपना नीचे से अपनी मदद आप लेके गए हैं। ये डॉल्फिन का लड़का था एक, वो लेके गया छोटे बच्चे को 6 साल के, वो इधर लेके गया, इधर पहले यहाँ पे हॉस्पिटल है, फिर बाद में लेके गए सर्विस, उन्होंने रेफर कर दिया उधर लेके। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तमाम लोग समझदार हैं, समझ बूझ रखते हैं, सियासी शऊर भी रखते हैं, ये जो घर बन गए हैं यहाँ पे, ये किस तरह बनते जा रहे हैं? सर ये देखें, इससे अप्रूवल लेते हैं? सर ऊपर जगह जो है ना 7-8 लाख रुपए मरला है ऊपर। अच्छा, ऊपर जगह, ये नीचे 2-2.5 लाख रुपए मरला मिल जाती है। गरीब लोगों के पास यही पैसे हैं, ये सब मजदूर तबका। ये इसने बजरी की ट्राली फेंक कर सारे सोए हुए थे, इनको निकालना आसान इसलिए था कि इनकी चारपाइयों के जो पाए थे ना वो नीचे से नज़र आ रहे थे, इसलिए जो लोग बच गए थे ये इसी वजह से बचे हैं। मगर ये गरीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं आके 10-10 लाख रुपए में घर बना, ये रेंट पे रह रहे हैं। ऊपर 15,000 रुपया किराया, नीचे 5,000 रुपया किराया, ये 13,000 रुपया तकरीबन दे रहे थे किराया इस मकान का। ऊपर नहीं ये रह सकते। नहीं तो ये जो एक घर गिरा है, खुदा ना खास्ता बाकी जितना पानी आ गया, सीवरेज का पानी है, बारिशों का पानी, तो खुदा ना खास्ता बाकी घर भी ये होते रहते हैं वाकया, साथ इधर एक आधा होता रहता है साल में, मगर गरीब लोग कहाँ जाएं, नहीं जा सकते। ये इतनी इनका आसरा नहीं है। पास के वहाँ पे ऊपर ले लें कोई जगह। पहला वाकया है, में। हाँ, ये पहला वाकया है। जब ये सीवरेज नहीं था ना, कोई नहीं इधर आया। सीवरेज नहीं था तो ऊपर भी हुए हैं वाकया। इन लोगों को पता है, किसी की छत गिर जानी, की दीवारें फट जानी, घरों में इतना पानी। अब सीवरेज मिल गया इनको, 2017 में मिला सीवरेज, तो ऊपर तो ठीक है बहुत हद तक। अगर वो भी पानी इधर आता तो ये घर तो कब के डूब गए थे। असल में बात यही है कि कोशिश सब ने की, लेकिन बात तो वो हम फिर वही कहेंगे कि गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा। अब मुझे ये वो बताना, ये पहुँचना फैक्ट्री चाहिए। वाला, ये फैक्ट्री वाला जो ये दीवार बना रहा था, किसी से क्या उसने इजाजत ली? किसी से पूछा, अप्रूवल ली, नक्शा अप्रूव कराया? नहीं ऐसा है, कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी करे, इसका जो दिल करे हाँ, पैसे लेते हैं, पटवारी काम हो जाता है। सर ए देखो पिलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਲਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਆ?
नहीं चुक सकते, नहीं चुक सकते। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। यानी ऐस ਤੁਹਾਡੇ इलाके से कोई सरकारी अफसर आंदा ही नहीं। सर कोई TMO में बड़ा वाकया हो गया है यहाँ पे। एसी को ये तौफीक नहीं हुई कि एसी यहाँ पे आ जाए, हालांकि उनका हक था। ये अपना यहाँ पे कोई TMO आ जाता, TMO तक नहीं आया, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी नहीं आया, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी तक नहीं आया, तो इससे बढ़ के क्या होगा। शहबाज शरीफ का और ये जो खबरें भी बैठती थी तो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी यहाँ पर घूम रहे होते थे। ये कौन सी खबर में अपना मीटिंग बहुत ही करनी हो? पसमानदा सा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे गरीब तबका लोग ज़्यादा हैं, तो इनका समझने के अल्लाह ही है इनकी हिफाजत करने वाला। बाकी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ बिल्कुल नहीं है। ਸਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲ 4 ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। अब किधर गए हो? अब हमारा रिश्तेदार हैं, चाचे हैं, वहाँ पर हैं। किसी के घर में बैठे हुए किसी के घर आधे में। किधर है आधे किसी सरकारी नुमाइंदे ने, नहीं, किसी सर, तरीके इंसाफ के हुकूमती अरकान ने, किसी ने आके कोई दिलासा नहीं दिया, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने नहीं कहा मदद करेंगे, किसी ने नहीं कुछ पूछा, नहीं सर, किसी ने नहीं पूछा। इनका अबू बहुत बीमार है, वो थे तिकर नहीं कोई गया हॉस्पिटल। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये बार बार सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये बेहिसी जो है वो शो कर रही है हुकूमत की। इलाके के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हुकूमती शख्स नहीं आया, कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रुकन नहीं यहाँ पे पहुँचा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा और यहाँ पे लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये लाहौर शहर है, लाहौर शहर में वाक़या हो रहा है, वाक़यात होते जाते हैं। हमने आपको बताया, जिस तरह रेस्क्यू का डाटा भी आपको शेयर किया हमने कि 172 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं बिल्डिंग कोलैप्स के 2018 से अब तक, और यहाँ पे 4 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। वो उनका भाई यहाँ पे लड़का जो ज़िंदा बच गया, वो ये बता रहा है कि उसके वालिद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है। वो भी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे, माली मदद करे, उसका इलाज मुआवजा करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई शख्स नहीं आया। ज़िंदगी का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। ये लोग 4 माह पहले यहाँ पे पहुँचे और क्योंकि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बता रहे हैं कि ऊपर किराया ज़्यादा है, नीचे किराया कम है, ऊपर ज़मीन महंगी है, नीचे ज़मीन कम है। यहाँ पे कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, किसी से नक्शा पास करवाना है, किसी से अप्रूवल लेनी है, बिल्डिंग कैसे बननी है, सिविल्स का निज़ाम कैसे होगा, यहाँ पे इसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। नहीं, ये कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। और ज़िंदगी का सफ़र उस बिल्डिंग से शुरू हुआ जिस छोटे से कच्चे मकान में ये लोग मौजूद थे, जहाँ पे वो ज़मीन बोस हुआ, इमारत गिर गई और उसके बाद ज़िंदगी आके इख्तिताम ये आपके सामने होगी। ये 4 कब्रें बनाई गई हैं। इस कब्र के अंदर हर इंसान ने जाना है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो हुक्मरान है, क्योंकि सब ने अपना हिसाब देना है। लेकिन हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी ये है कि आके दिलासा दे जाते, सर पे हाथ रख जाते, इनको प्यार कर जाते और इनको बताते कि रियासत आपके साथ खड़ी है। हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी पे पहले भी बहुत से सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है, हुकूमत की बेबसी पे सवाल उठ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इंतज़ामिया से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस पर, क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया गया और ये अनप्लान्ड सोसाइटी कैसे बन गई, इस पर अब क्या कार्रवाई होगी, यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में बारिशें हो रही हैं, मकानात गिर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको एक स्टेटिस्टिक डेटा दिया और बताया कि पंजाब की सिचुएशन क्या है, लाहौर की सिचुएशन क्या है। इससे पहले अंदरून शहर में प्रोग्राम्स कर चुके हैं, वहाँ की सिचुएशन भी आपको बताई और उस प्रोग्राम के भी आपने कुछ क्लिप सुने और देखा कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बैरूनी लाहौर की, यानी जो अंदरून शहर के बाहर लाहौर शहर है। और जो भी वाक़या हुआ है हरबंसपुरा में भी अंदरून शहर के बाहर आता है। इसी पे बात करने के लिए एसी शालामार मेहदी मालूफ मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। हर साल ये स्टोरी रिपीट होती है कि बारिश होती है, कोई किसी मकान की दीवार गिर जाती है, किसी मकान की छत गिर जाती है और उसमें कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। मेरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हर साल की ये स्टोरी है, जब भी बारिशें होती हैं, मानसून का मौसम आता है तो कोई ना कोई कीमती जान किसी न किसी इलाके में ज़ाया हो जाती है और अफसोस हम उस पर करते हैं, बाद में बात करते हैं। असल प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, हम जाके नहीं देखते कि ये इमारत खस्ता हो चुकी हुई है, इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, उन लोगों को बताया नहीं जाता।
अच्छा, इसमें सबसे पहले तो शाह साहब आपसे मैं अर्ज़ करूं कि ये जो हरबंसपुरा में वाक़या पेश आया, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये स्टेट लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शंस हैं, विच मींस के जो घर गिरा है, जिस फैक्ट्री की दीवार गिरी और जिस घर पे गिरी है, वो दोनों इलीगल बने। ठीक है। और ये पहले के बने। अच्छा, जो दीवार वहाँ पे गिरी है उसका कॉज ये बना कि जो वहाँ फैक्ट्री जिस बंदे ने बनाई हुई थी वो मिट्टी ला के अपनी दीवार के साथ डंप करता है। ओके। और मिट्टी लाने के बाद उसने फ्रंट ब्लेड वाले ट्रैक्टर से उसको पुश करने की कोशिश की है तो दीवार गिरी है। तो प्राइमरीली इसका जो रीज़न था वो मेरे ख्याल में बारिश की वजह से नहीं है गिरी, मे बी कोई सेकेंडरी कॉज हो बारिश का, लेकिन जो प्राइमरी हमें वहाँ से एविडेंस मिला है वो यही है कि उनकी मिट्टी रखने की वजह से और फिर उसको ट्रैक्टर से पुश करने की वजह से वो दीवार गिरती है। अब जिस तरह आपने कहा कि वो इलीगल थी और वो पहले से मौजूद थी, तो क्या उस पर श्री डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया था? हमें पता था कि इलीगल है, और उसके साथ में जो घर गिरा है, दीवार से जो घर गिरा है, वो घर तो बहुत खस्ता था ना, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, तो क्या हमने उसको देखा था, हमें पता था? ये सर सिचुएशन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमारा ये मौज़ा है हरबंसपुरे का, इट इज़ 99% स्टेट लैंड। ओके। एक्स इवैक्यूई लैंड है ये, और इसकी सिचुएशन ये है कि जितनी भी अलॉटमेंट्स यहाँ पे लोगों को पहले हुई थी, कॉलोनीज़ बन गई, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, घर बना के, वो काफ़ी बेशतर जो अलॉटमेंट्स हैं वो खारिज हो चुकी हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी जो है वो ये है कि हम लोग जो ऑलरेडी मकान बने हुए हैं उनको डिमोलिश नहीं करते, फैमिलीज़ को डिस्पोजेस नहीं करते, लेकिन जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं उनको रोक देते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर मीनवाइल आपकी ये भी नॉलेज में होगा कि जब हम इस तरह के किसी रेजिडेंशियल डेंसली रेजिडेंशियल एरिया में जाएं कोई नई कंस्ट्रक्शन रोकने, तो वहाँ हमें काफ़ी जो है रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा भी हों तो फिर भी लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है और उन लोगों की एजिटेशन इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि हमारे लिए डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में जाना मुश्किल होता है। लेकिन इन एनी केस हम लोग हर वीक बिला नागा, जब से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, ये ऑपरेशंस हम लोग अंडरटेक करते रहते हैं ताकि नई कंस्ट्रक्शंस को रोक सकें। लेकिन मेरा सवाल ये मेहदी साहब कि उन इलाकों में जहाँ पे घर पुराने बन चुके हैं, जिनको 70 साल हो गए हैं और कुछ पाकिस्तान बनने से पहले के घर मौजूद हैं, अब एक तरफ वॉल्ड सिटी है, वॉल्ड सिटी का ये बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए वॉल्ड सिटी कैटेगोरिकली ये कहता है कि हमने सरकार से फंड्स मांगे हैं, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे, हमें पैसे आएंगे, हम हालात बेहतर कर देंगे। अब डीजी ने मेरे प्रोग्राम में ऑन एयर कहा कि दिस इज़ अ फैक्ट कि पैसे आएंगे, हम काम कर लेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि एक है वॉल्ड सिटी और एक है बेरिंग लॉ, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। क्या वहाँ पे सर्वेलेंस की जाती है, देखा जाता है, आपके सर्वेज जाते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पे इतने घर हैं जो खस्ता हैं, वो गिर सकते हैं, बारिश हो या कुछ भी हो, व्हाट मे बी द कॉज? जी सर, उसको हम लोग करते रहते हैं बिल्कुल। और ये हमारा सर्वे जो प्राइमरीली जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो MCL है, वो सर्वे अंडरटेक करते भी रहते हैं। और हरबंसपुरा में नहीं, हरबंसपुरा से एडजेसेंट कुछ मवाज़ियात में हम लोगों ने फ्यू मंथ्स अगो 3-4 घर ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो खस्ता हालत है। लेकिन मैं अगेन आपको ये बताऊंगा कि ये रेन की वजह से ये वाक़या नहीं कॉज हुआ, और तहसील शालामार में इस वाली रेनफॉल के अंदर फ़िलहाल तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि कोई इस तरह का वाक़या नहीं पेश आया कि रेन की वजह से कोई घर डिमोलिश हुआ। और जिस तरह आपने कहा कि ये साथ वाली जो फैक्ट्री थी वो भी इलीगल थी, और वो जो दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहा था वो भी इलीगल थी, और जिस तरह उसने मिट्टी आके डंप की, ट्रैक्टर यूज़ किया, तो वो सारा हर एक्टिविटी इलीगल थी। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उसके खिलाफ हमने FIR दे दिया, और जो लीगल प्रोसेस है वो जारी है, इन्वेस्टिगेशन के पास अभी केस है और फिर आगे कोर्ट में जाए। और वो जो मुतासरीन हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करे, वो बिल्कुल होगी। हमारे एंड से जो होना था उसकी हमने रिपोर्ट जो है वो DC साहब को भिजवा दिया, एंड आई थिंक ही विल सेंड इट टू हायर चैनल्स ताकि उनकी कंपनसेशन हो सके उन लोगों की। ठीक है। और आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि इस वक्त मानसून का सीज़न चल रहा है और बारिशें अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हो रही हैं, और बार बार ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये स्पेल ज़्यादा देर चल सकता है, रुकेगा फिर दोबारा आएगा, फिर रुकेगा फिर दोबारा, थोड़ा लंबा इसका पीरियड है, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशंस हैं? क्योंकि अगर स्टेटिस्टिक्स जो मैंने देखे हैं उस हिसाब से हर साल 5-4 वाक़यात, इट्स एवरेज जो निकल रही है पिछले सालों से, उसमें कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशंस क्या है हमारी? क्या कैसे पता लगता है कि यार ये घर है, ये खस्ता है, ये इमारत है, खस्ता है, ये गिर सकती है? सर उसके लिए जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम है ना MC की, वो सर्वेस करती रहती है।
लेकिन हम लोग आवाम से भी अपील करते हैं कि उनके एरियाज़ में कोई ऐसी जगह हो तो वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग ईच एंड एवरी घर को जाके सर्वे करें। और लेकिन यूजुअली हमारे साथ यही होता है कि कोई ना कोई हमें बता देता है कि जी यहाँ पे गली के अंदर गड्ढा पड़ गया या घर क्रैक हो गया। जैसे कल हम लोग LMDC के पास एक पिछली गली में घर के अंदर क्रैक्स पड़ गए पानी जमा होने से। LWMC की टीमें हम लोग मौके पे वहाँ पहुँचे हैं, MOI भी मेरे साथ थे, मैं भी गया हूँ वहाँ शाम को। पानी हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और किसी बुरी सिचुएशन से पहले उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन इन एनी केस हम आप लोगों के फोरम को यूज़ करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, अगर इस तरह की कोई कंप्लेन हो तो हमें फौरी तौर पे ज़रूर बताएं। अगर हम लोगों कैसे बताया जाएगा? क्योंकि नॉर्मली एक तासुर ये दिया जाता है कि आपने किसी सरकारी अफसर के दफ्तर में जाना है तो आपको 4 घंटे पहले बाहर बैठना है, फिर रब्ता करना है, साहब आए हैं, साहब नहीं आए, साहब मसरूफ़ हैं। इसका आसान तरीक़ेकार क्या है कि उसको वो इलाके के लोग, अगर वो ख़ुद नहीं बताता तो उसके अतराफ़ में नेबर्स, वो लोग जो वहाँ से गुजर रहे हैं, कि वो बताएं इस कंसर्न AC को, इलाके की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये प्रॉब्लम है। ड्यूटीज़ हमारी इस तरह की होती हैं कि समटाइम्स हम लोग 24 आवर बिजी होते हैं, लेकिन विद इन दोज 24 आवर्स वी डोंट इवन गेट अ सिंगल मिनट कि हम ऑफिस जाएं। तो इस सूरत हाल के अंदर एप्लीकेशन जो है हमारे ऑफिस में सबमिट की जा सकती है। इफ़ नॉट आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं सिटीजन पोर्टल पे। जी ठीक है, सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैनुअली आना चाहें तो ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे दें। मेरे पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उन पे मैक्सिमम 1 या 2 दिन पे हम लोग एक्शन लेके आगे भेज देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रेंज सिचुएशन जो है ना हमारी तहसील के अंदर सिट्स आउटसाइड द रिंग रोड, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं जैसे BHUs हैं या स्कूल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं पुराने, मोर देन 40, 50, 60, इवन समटाइम्स 100 ईयर्स अगो। वो सारे बने हुए हैं डिप्रेशन में। मतलब जो अब कंस्ट्रक्शन होगी है वो उससे 4-4-5 ऊपर आ गई है। तो इनएविटेबली जब भी बारिश होगी तो वो पानी जो है वो उन डिप्रेशन वाले लो लाइंग एरियाज़ में जमा हो जाता है। टू कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन फर्दर, रिंग रोड के बाहर जो है वासा ऑपरेट नहीं करती। और MC के पास, हम लोगों के पास डी वाटरिंग किट्स तो हैं, लेकिन उन जगहों पे कोई ऐसी हमें जगह नहीं मिलती कि पानी हम निकाल के किसी और प्लॉट में डाल दें या किसी और जगह पे डाल दें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बारिश के सीज़न से पहले जो नालियाँ वगैरह हैं उनकी या नाले हैं उनकी डीसिल्टिंग हो जाए, और इस तरह की जितनी भी लो लाइंग जगहें हैं उनके एस्टिमेट्स हम लोगों ने बना के भेज दिए हैं ताकि इनकी एलिवेशन थोड़ी हो जाए, कंस्ट्रक्शन दोबारा हो जाए। अब ये जो पॉइंट आपने रेज किया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने प्रोग्राम्स किए, हमने जाके दिखाया कि सरकारी अस्पताल BHUs खासतौर पर इसकी आप बात करें, बारिश होती है ना सिर्फ पानी उसके अहाते में आते हैं, अंदर चला जाता है पानी, क्योंकि वो उसका ग्राउंड लेवल इतना नीचे चला गया, रोड इतनी ऊपर आ गई, पानी अंदर, तो पानी अंदर जाना है और फिर वही कॉज करता है कि वो दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और खुदा ना खासा किसी दिन बड़ा वाक़या हो सकता है। इस पे जो आप काम कर रहे हैं, क्या इस पे कुछ पूरी एक रिपोर्ट बना के फर्दर आगे भिजवाई गई है मिनिस्ट्री को, CM ऑफिस तक कि इस पे काम करें, कि पैसे दें, फंड्स दें, उसको लिफ्ट अप किया जाए? CM ऑफिस का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ऑफिस से मेरी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको मैंने रिपोर्ट्स भेज दी और आई एम श्योर कि वो आगे फॉरवर्ड हो गई होंगी। लेकिन सिंस आप लोगों को पता है कि इस साल ADB के अंदर इतनी ज़्यादा स्कीम्स अप्रूव नहीं हुई ऑब्वियसली ड्यू टू द पेंडेमिक, तो एज सून एज दे आर डन तो हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहदी मालूफ, ऐसी शालमान नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। जिस तरह उन्होंने बात की कि जो वाक़या हरबंसपुरा में हुआ है, ये वाक़या का मेन कॉज बारिश नहीं थी, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट कि हर साल में ये ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, हम देखते हैं कीमती जानें ज़ाया होती हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई है, पहले से प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, पहले पता होता है कि हर साल ये सीज़न आएगा, इसमें स्पेल आएगा, मानसून आएगा, बारिशें होंगी। उस पर काम करके एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि कीमती जानों को महफूज किया जा सके। आज के प्रोग्राम में नवाज से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।